Good morning, everyone. Today's class we will discuss about the structure of nephron and formation of urine. But before starting the topic, I have to something discuss, that is myself. Myself, Pawan Pandey, and my higher education is MSc and recently I have completed my Bachelor of Education, that is BA. So let's start the topic, that is structure of nephron and urine formation. In the structure of nephron and urine formation, we will discuss about, this is the index, we will discuss about that how the urine formation and where the presence of nephron. First we will discuss about the presence of nephron, that means where present actually nephron. Second, we will discuss about the structure of nephron. After that, we will discuss the urine formation and a state of urine formation. Steps of urine formation. We will discuss about them and lastly we will conclude this one. So let's start the topic, that is a structure of nephron. We know that nephron is actually present in the kidney. नेफ्रॉन जो होता है हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है और हम जानते हैं कि हमारे पास 1 पेयर ऑफ किडनी होते हैं और हर एक किडनी में लगभग जो नेफ्रॉन होता है 1 से लेकर के 1.5 मिलियन 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। 1 से लेकर के 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इतना नेफ्रॉन हमारे एक किडनी में होते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास 1 पेयर ऑफ किडनी है तो मे बी अप्रॉक्स 2 to 3 मिलियन नेफ्रॉन हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे। तो आज की क्लास में हम किडनी के बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम जनरली बात करेंगे कि आखिरकार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है यूरिन का। नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इस चीज के ऊपर हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे। तो अब हमारी किडनी में प्रेजेंट है नेफ्रॉन, तो एक नेफ्रॉन का जो पार्ट्स होता है ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। नेफ्रॉन का जो पार्ट्स है ये 2 पार्ट्स होता है। एक जो होते हैं माल्पीजियम ट्यूब्यूल के नाम से जाने जाते हैं, माल्पीजियम ट्यूब्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं, और जो सेकेंड है उसको हम जानते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के नाम से, रीनल ट्यूब्यूल्स के नाम से। 2 टाइप्स है नेफ्रॉन्स, दैट मींस 2 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन्स के, एक माल्पीजियम ट्यूब्यूल्स और सेकंड इज रीनल ट्यूब्यूल्स। देन वी विल that is our topic, that is a structure of nephron. So let's going to understand the structure of nephron. The structure of nephron, the first part that is we have discussed, that is matricial tubule. In nephron, the first part is the cup-like structure that is known as the Bowman's capsule. Bowman's capsule. Bowman's capsule. Let's move on. And in Bowman's capsule, one vessels coming from the heart to the kidney and kidney to the nephron, and that is known as the afferent artery. Afferent artery, and this arises bunch-like structure in the Bowman's capsule, and that is known as glomerulus. And this, when filter the large molecules, this back to the kidney or kidney to the heart for deliver the blood in the whole body. And this vessel is known as efferent artery. Afferent arteriole is narrow compared to the
efferent arteriole. For that the blood comes with the pressure. efferent arteriole जो होता है ये narrower होता है efferent arteriole के मुताबिक, जिसके कारण क्या होता है जो ब्लड आते हैं, ब्लड जो आ रहे हैं वो काफी प्रेशर के साथ आते हैं, तो जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से फिल्टर हो जाते हैं। और आपने जब देखा होगा कि चाय हम छानते हैं, छन्नी जो होती है तो उसमें जितनी भी चाय की पत्ती होती है वो ऊपर में ही रह जाती है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है। तो उसी तरीके से इसमें भी होगा, जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज पार्ट्स हैं, वो सारे ऊपर में ही रह जाएंगे और जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे फिल्टर होकर नीचे की ओर आ जाएंगे। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या क्या है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, यूरिया है, आयंस है, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, वाटर कैटमिक्स, सॉल्ट्स हैं, ये सारे क्या होते हैं यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। और इसके बाद जो पार्ट्स हमारा आता है उसको हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है उसको हम लोग जानते हैं यहाँ से, जैसे ये हमारा पीसीटी हो गया, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि रीअब्जॉर्ब होगा, जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे। और कुछ जो मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं जो हमारे लिए अभी भी जरूरी है, जैसे मान लेते हैं कुछ ग्लूकोज जो है यहाँ पे आ गया फिल्टर होकर के, कुछ यूरिया फिल्टर होकर आ गए, कुछ वाटर है, तो अभी भी ये हमारे शरीर को जरूरत है, तो उसको भी हम लोग को क्या करना होगा, फिर से रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा पीसीटी में क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का जो ये पार्ट है उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप ऑफ हेनले। और जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम लोग बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के, इसके अलावा भी होता है क्या कि इसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें मर्ज किए होते हैं ताकि रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से कर दिया जाए और फिर बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाए। तो अब देखने का ये बात आता है, हमने डिस्कस कर दिया कि आखिरकार स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो पार्ट है हमारा दैट मींस बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस, इसको एक साथ में हम लोग जानते हैं मार्किजियम ट्यूब्यूल के नाम से, और पीसीटी से लेकर के कलेक्टिंग डक्ट से जो पार्ट है उसको हम जानते हैं रीनल ट्यूब्यूल के नाम से। तो अगर बात आती है कि स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हम लोग का एक कॉमन और जनरल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अब बात आती है कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो हम जानते हैं कि यूरिन जो है हमारे यूरिन को फिल्टर करने का काम जो कर रहा है नेफ्रॉन कर रहा है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट था, हम लोगों ने अभी बात करा था कि ये किडनी में प्रेजेंट है। और हर एक नेफ्रॉन जो कि हमारे किडनी में लगभग 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है, तो हर एक नेफ्रॉन फिल्टर करने में मदद कर रहा है। लेकिन मैकेनिज्म अगर हम जानना चाहते हैं फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, तो हमारा ये जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आता है और यहाँ से क्या होता है, जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर में ही रह जाते हैं और इफरेंट आर्टियोल के जरिए से फिर दोबारा किडनी से हार्ट की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो स्मॉल पार्ट्स है, स्मॉल लिक्विड्स हैं, ये जब आ जाते हैं तो यहाँ पीसीटी उसको क्या कर लेता है, फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा इसको फिर से भेज दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इफरेंट आर्टियोल के जरिए से। अब अगर अभी भी हमारे पास कुछ चीजें बच गई होती है, आप पीसीटी में जो जनरली हमारे पास रीअब्जॉर्ब होता है वो है जैसे वाटर हो गया, यूरिया हो गया, आयंस हो गए, बहुत सारे आयंस हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब आयंस हैं, सॉल्ट्स हो गए, तो और बहुत सारे ऐसे हैं जो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो अब बात आती है लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, तो लूप ऑफ हेनले में भी कुछ चीजें को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाता है। यहाँ पर जो वाटर और सॉल्ट के बीच में यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाता है। यहाँ पे वाटर और सॉल्ट को भी अगर जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे फिल्टर करने का कोशिश किया जाता है। और जो डीसीटी है, डीसीटी में भी थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन देखा जाता है, लेकिन मेनली हमारे खास तौर पे जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
इस जगह पर रीएब्जॉर्प्शन खासतौर पे होता है, लेकिन जो डीसीपी है, डीसीपी में भी थोड़ा सा रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल सकता है? तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अगर इनमें से कुछ चीजें अगर वहां तक ट्रेवल की है, अगर कुछ चीजें अभी भी फिल्टर होने लायक है, तो उसको भी यहाँ से फिल्टर रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है डीसीपी के जरिए से। उसके बाद ये यहाँ से सीक्रेट हो जाता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट में, और यहाँ से के जरिए से फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है यूरेथ्रा के जरिए से। तो मैकेनिज्म ये हम लोग का जनरल था। मैकेनिज्म को डिस्कस करते करते हम लोगों ने स्टेप्स को भी डिस्कस किया अभी। तो स्टेप जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जनरली 3 तरीके के स्टेप्स को डिस्कस किया है, लेकिन 4 तरीके के भी स्टेप्स होते हैं। बात आती है कौन कौन होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप्स है, वो फर्स्ट स्टेप हम लोग का कहलाता है फिल्ट्रेशन। जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा फिल्ट्रेशन है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा मतलब क्या हो गया? जो लार्ज, जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं यहीं पे फिल्टर हो जा रहे हैं, ऊपर में ही फिल्टर हो जा रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन दैट मींस यहाँ पे सब जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर हो जा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। हम लोगों ने ये सब चीजें बात कर रखी है, तो ये सब फिल्टर हो जाती है। लेकिन अगर जो फिल्टर नहीं हुई है और ये आ चुकी है, तो वहां से भी दोबारा से एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है इन द पीसीपी। तो जो दूसरा स्टेप है हमारा, उसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। जो सेकेंड स्टेप है हमारा वो है रीएब्जॉर्प्शन, और जो थर्ड स्टेप है वो सिक्रीशन है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा पीसीपी में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सारा कुछ रीएब्जॉर्ब हो गया। ग्लूकोफेले में भी कुछ चीजें जैसे सॉल्ट और वाटर रीएब्जॉर्ब हो गए। यहाँ पर भी अगर अब यहाँ से सब कुछ क्या होगा? सिक्रीट हो जाएगा। अगर यहाँ भी रीएब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ी तो डीसीपी भी रीएब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है अगर जरूरत पड़ी तो। उसके बाद यहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट में जो भी वेस्ट मटेरियल रह जाता है, जैसे वेस्ट मटेरियल में क्या क्या है, तो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड आ गए, क्रिएटिन आ गए, क्रिएटिन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद पोटासियम हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, मेटाबोलाइट्स हो गए। अब ये सारे क्या हो जाएंगे? सीक्रेट हो जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये सारे कलेक्टिंग डक्ट में सीक्रेट हो जाएंगे। तो जो थर्ड स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं सिक्रीशन। जो भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स है, अब ये सारे सीक्रेट्स हो जाएंगे हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। और जो लास्ट स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं इस कंसंट्रेशन में अभी भी अगर हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है वाटर का, और कलेक्टिंग डक्ट में अगर वो वाटर ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन अभी हमारे बॉडी में कमी है कंसंट्रेशन वाटर का, सॉल्ट्स का, आयंस का, तो उस समय में दैट मींस वो हमारा किस तरीके का कंडीशन है? तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। तो उस समय में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एक तरीके का हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं एडीएच। ये कलेक्टिंग डक्ट में रिलीज करता है, और एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज वेसोप्रेसिन। ये क्या करने का काम आता है? कि ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। अगर हमारे शरीर में जैसे बीपी के केस में ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर के केस में, तो उस समय में क्या होता है कि एडीएच सीक्रेट होता है, और वो कलेक्टिंग डक्ट से जो भी कंसंट्रेशन होता है उसको बराबर करने के लिए वाटर को यहाँ से भी रीएब्जॉर्ब करता है। तो इस समय में एडीएच वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, फिर एबनॉर्मल से हम लोग नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। अब मान लेते हैं जितने भी यूरिन है हमारे सारे आ चुके हैं कलेक्टिंग डक्ट में। अब पूरे फिल्टर होकर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, दैट इज क्रिएटिन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, पोटासियम हो गए, यूरिक एसिड हो गए, ये सब अब आ चुके हैं कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ से क्या होगा? यूरेटर में जाएगा, जो कि किडनी से हम लोग देखे थे कि किडनी में जाएगा। किडनी में हमारा यूरेटर है, तो यूरेटर से फिर होके आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और वहाँ टेम्पोररी स्टोर होगा, और जब उसको एक्सक्रीट करने का, सीक्रेट करने का मौका मिलेगा तो यूरेथ्रा के जरिए से उसको बाहर निकाल देगा। ये जनरल हम लोग का कंसेप्ट है कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और हम लोगों ने बात भी कर लिया कि कितने स्टेप्स में होता है, ये भी बात कर ली। तो लास्टली हम लोग का आता है कि आखिरकार आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो एक बार रिकॉल कीजिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में क्या देखा कि स्ट्रक्चर जो है हमारा नेफ्रॉन का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मार्जिनल ट्यूब्यूल और दूसरा लीडर ट्यूब्यूल। जो अपर पार्ट है दैट इज ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस इसको
एक साथ में हम मार्क्विजियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जान रहे हैं, और जो इधर में सारे पार्ट्स बच गए उसको हम बोल रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। दैट मींस पीसीटी हो गया, लूप ऑफ एले हो गया, डीसीटी हो गया और कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिरकार यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कि फिल्टर होकर के मोमेंट्स ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर मोमेंट्स कैप्सूल में आया, मोमेंट्स कैप्सूल में फिर पीसीटी लिए एब्जॉर्ब किया, लूप ऑफ एले भी प्रोसेस किया, फिर पीसीटी भी थोड़ा सा रिएब्जॉर्ब करके सीक्रेट कर दिया कलेक्टिंग डक्ट में। सीक्रेशन का जो मेन रोल है वो डीसीटी का ही है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टेप, कितने स्टेप इन्वॉल्व है फॉर्मेशन में